मैं हूं नेहा आनंद। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये नया साल होगा कैसा, इसे लेकर निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये साल 2024 से बेहतर होगा या 2025 में भी बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ता दिखेगा? एफआईआईज की घर वापसी कब होगी? कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस साल जो बाजार की चाल निर्धारित करने वाले हैं? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपके लिए ढूंढेंगे, सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा खास शो आउटलुक 2025। आउटलुक 2025 की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले ये जान लीजिए कि 2024 में क्या कुछ हुआ और आपके चहेते चैनल ने आपको सलाह क्या दी। अमेरिकी बाजारों में अब भी 2024 में भी तेजी की संभावना है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर रेट कट जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे होने लगे तो इस साल अमेरिकी बाजार भारतीय बाजारों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 38,539,000 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है, मीडियम टर्म टारगेट हमारा डाउ पर है 42,500 से 43,000 का। अगर आप अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। ये अमेरिकी बाजारों का हमारा बोल्ड आउटलुक है। पैसे बनने की जगह और मौके अब भी 2024 में है, बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के लिए 2024 का साल भी बेहतर होगा, मजबूत होगा। और इसीलिए हमने थीम ये रखी है 24 में 24, 2024 में 24,000 निफ्टी। सबसे ज़्यादा अगर इस साल मुझे सेक्टर पसंद है, आपको सरप्राइज होगा, वो है आईटी। सो आपको आईटी, एक चीज दिमाग लगा लीजिए, जिस रिजल्ट पे आईटी शेयर घटेगा आपको लेना है। ये साल अपना फोकस पूरा आईटी पर रखना। पावर सेक्टर से जुड़ी सारी कंपनियां, स्पेशली जो सरकारी कंपनी, अभी भी अच्छी तेजी है पावर कंपनियों में, पैसा आपको बना के देंगे। और फार्मा हमारा इस साल का भी फेवरेट सेक्टर रहा था 2023 का, अभी भी है। फार्मा शेयरों में भी आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। रियल एस्टेट, राइट, रियल एस्टेट में अभी पैसा बनेगा। ये सेक्टर मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा। जुबिलेंट फार्मोवा, देखिए ये कंपनी लगातार पिछले 1-2 साल से कुछ नए अप्रूवल से जूझ रही थी और ये 2024 का साल इनके लिए उस लिहाज से गेम चेंजर हो सकता है। हर 10% फॉल पे आपको एसआईपी करनी है। एक ऐसे ही अननोन आईटी शेयर को मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत नोन है लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से अननोन है। OFSS, ओरेकल फाइनेंस, हर 5% फॉल पर आपको एसआईपी करनी है। इंडिया ग्लाइकोल, ये वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए है पिक ऑफ द ईयर के तौर पर। यहाँ पर हर 5% फॉल पे आपको खरीदना है। ये 5% वाला एसआईपी है। तो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेक्टर्स हो या फिर स्टॉक खरा उतरा है, जी बिजनेस जो एडवाइस दी वो सब आपके सामने है। और इस उथल पुथल में भी जो आखिरी के कुछ महीनों में देखने को मिली, सारे टारगेट्स और लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। सर, नए साल की शुभकामनाएं। अब सब के मन में तो एक ही सवाल है कि भाई कहाँ पैसा डालें, कब डालें, कैसे डालें। लेकिन सर, शुरुआत तो ग्लोबल मार्केट से बनती है, क्योंकि इस साल की जो सबसे बड़ी ट्रिगर है वो ट्रम्प साहब है हमारे। उनकी ताजपोशी है, जनवरी में ही होने वाली है। तो सर जरा बताइए कि ट्रम्प साहब के आने के बाद अमेरिका कुछ फायरवर्क्स दिखाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो नेहा आपको और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 का साल बहुत ही बेहतरीन रहा हमारे बाजारों के लिए। अच्छी वेल्थ बनी है और जो सुस्त हल्की कमजोरी के साथ अंत हुआ है 2024 का, वो 2025 के लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक अच्छी बात ये रही कि 2024 में हम ग्लोबल मार्केट्स पे ज़्यादा बुलिश थे भारतीय बाजारों के मुकाबले में, और वही ट्रेड बना भी। आप देखिए अमेरिकी बाजारों में कहीं ज़्यादा तेजी हुई है। 20% से ज़्यादा के रिटर्न लगातार 2 साल अमेरिकी बाजारों में आए हैं, जो कि बहुत मुश्किल से होता है। और भारतीय बाजारों में निफ्टी पर 9% के रिटर्न, डाउ में 20% के रिटर्न, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारा वहाँ बुलिश होना ठीक था। लेकिन बड़ा सवाल अब 2025 का जो अगर ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली अमेरिका को लेकर है, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से मैंने 2024 का एनालिसिस किया था कि इतनी बड़ी तेज़ी बनेगी,
वो कॉन्फिडेंस 2025 में कम है। ओह। नॉट दैट कि अमेरिका में कुछ बहुत बड़ी खराबी है, ऐसा कोई दिक्कत है। पॉइंट ये कि ट्रम्प साहब आने के बाद में ना उनका मूड पता लगाना मेरे बस की बात नहीं है। सस्पेंस क्रिएट हाँ, मतलब एक अच्छी बात क्या है ट्रम्प साहब के बारे में कि वो मार्केट फ्रेंडली है, लेकिन दूसरी कम अच्छी बात ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। सो इसलिए इस वक्त क्या है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक जो मुद्दा चल रहा है बातचीत का, ये ट्रम्प साहब के आने पर बाजार में टॉप बनेगा क्या अमेरिका में, क्योंकि जनरली बाजार का टॉप सब अच्छी खबरों पर बनता है और बॉटम बनता है बुरी खबरों पर। और इस वक्त ज़्यादातर सारी अच्छी चीज़ें आती दिख रही है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.5% के ऊपर, फर्स्ट क्लास, कंपनियों के नतीजे बेहद शानदार, उम्मीद से बेहतर, ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू हो ही चुका है, ऑलरेडी घटा ही रहे हैं पावेल साहब। वो अलग बात है बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे हैं, उनकी तरफ से तो वो घटा ही रहे हैं, और लाइफ हाइक के आसपास बाजार हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ टॉप होती दिख रही है और सारे फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में क्या टॉप बन सकता है? मेरा ये मानना है अमेरिकी बाजार में एक तेजी तो कम से कम और बाकी है, ट्रम्प तेजी, जो उनकी कुर्सी पे बैठने के आसपास पहले हो, थोड़ा बाद में हो, 5-15 दिन पहले या 5-15 दिन बाद, वो तो होगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, टैरिफ, टैक्स, ग्लोबल पॉलिसीज, इनको लेकर क्या करते हैं उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन 46 से 48 हज़ार ये वो रेंज है जहां पर जाकर टॉप बनना चाहिए अमेरिका का, अगर बनना है तो वहां बनना चाहिए, उससे पहले नहीं। और इसीलिए इस साल जो बड़े फैक्टर्स आपको अमेरिका के लिहाज से ध्यान में रखने, ट्रम्प साहब के लिए हिसाब से ध्यान में रखने, पहले तो उनकी टैरिफ और टैक्स पर ट्रम्प साहब की नीतियाँ क्या हैं, करेक्ट, ये बाजार का आउटलुक डिसाइड करे। ब्याज दरें अमेरिका में कितनी जल्दी घटेगी और कितनी ज़्यादा घटेंगी। और तीसरा, ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन के बीच अमेरिका का क्या स्टैंड है और क्या इंटरफियरेंस है, क्योंकि देखो दुनिया भर में कुछ ना कुछ झगड़े टंटे चलते रहेंगे। अमेरिका कहाँ किसका फेवर करता है, क्योंकि बाइडेन साहब की विपरीत नीतियाँ होंगी ट्रम्प की, तो वो कहाँ किस तरह का स्टैंड लेते हैं, वो बड़ी चीज़ें होंगी। 2025 अमेरिका में डिसीजंस के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सर अभी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसको लेकर सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी उन पे ज़रा नज़र डाल ली होगी कि चीन में रिकवरी हो रही है, वो रिस्की है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल है, चीन देखिए रिकवरी के लिए जोर तो पूरा लगा रहा है, लगाएगा भी, और उनकी रिकवरी आएगी नहीं आएगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन चीन की रिकवरी को यूएस और यूरोप सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि एक तो चीन के बाजार बहुत सस्ते हैं, और अगर किसी वजह से रिकवरी आती है, जो वो बार बार स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत में थोड़ा पैसा एफआईएस का निकल कर चीन में जा सकता है, जो हमने इस साल भी देखा, 2024 में भी देखा था, वो हो सकता है। और अगर रिकवरी आती तो नया पैसा भारत में थोड़ा कम आएगा, इसमें कोई डाउट, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स का जो पैसा है जो हमें ज़्यादा मिलता है, थोड़ा चीन की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि चीन के बाजार सस्ते बहुत हैं। अल्टीमेटली वैल्यूशंस भी एक प्ले करता है, इतने सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस लिहाज से जो 2-3 बड़े फैक्टर हैं अगले साल के लिए चीन के लिहाज से, पहला, क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ये बड़ा फैक्टर है जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे बाकी सारे निवेशक। रूस का साथ देने की वजह से क्या चीन अनटचेबल रहेगा? अब देखिए, चीन अमेरिका का दुश्मन है और रूस दोस्त है ट्रम्प साहब का, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है। लेकिन बाकी देश अनटचेबल रखेंगे, जैसे यूरोप में सब टैरिफ लगा रहे हैं चीन के प्रोडक्ट्स पर, और ग्लोबल ग्रोथ अगर फिर से मजबूत होनी है तो क्या चीन की रिकवरी इसमें सपोर्ट कर सकती है, ये बड़े फैक्टर है जो आपको 2025 में देखने हैं। सर, सिंस आपने यूरोप का जिक्र किया, उसे भी टच अपॉन कर लेते, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। रहेगी भी नहीं, ऐसे खराब ही रहेगी। यूरोप के ज़्यादातर देशों के हाल बुरे हैं, ग्रोथ बेहद ढीली है, और वो अगर ग्लोबल ग्रोथ खराब होनी है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चीन के बाद अगर किसी का रहता है तो यूरोप का रहेगा। और इसीलिए आपको 2 चीज़ें देखनी है 2025 में यूरोप के लिहाज से। एक, रशिया यूक्रेन के युद्ध में देखिए यूक्रेन से अमेरिका सपोर्ट खींच लेगा, है ना, और इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट देगा। अब नेटो देश जो हैं वो क्या एंट्री मारते हैं यूक्रेन के पीछे खड़े होकर, अमेरिका से हटकर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा ये कि क्या यूरोप के कुछ देशों में सोशल अनरेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में थोड़े थोड़े सिग्नल्स आते देखे हैं। अगर ये बढ़ा तो यूरोप की ग्रोथ की बैंड बनने वाली है, और अब उनके पैसे अनप्रोडक्टिव कामों में, डिफेंस में, आर्म्स एम्यूनिशन में ज़्यादा जाएंगे, तो ये यूरोप कमज़ोर कड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हमने अमेरिका, चीन और यूरोप को तो देख लिया कि वहाँ से कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, लेकिन अब बारी आती है हमारे भारतीय बाजारों की। और सर, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपको पूछने के लिए। सर, सबसे पहले तो कंपनियों की कमाई, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह के हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे, थोड़ा मन मायूस हुआ है, क्या होगा? देखिए, दिसंबर के नतीजे जब आने की तैयारी में, ये शायद अक्टूबर के रिजल्ट इतने ख़राब ना रहें, लेकिन बहुत अच्छी की उम्मीद भी मत कीजिए। हल्के से थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, उतने ख़राब नहीं होंगे। मतलब
शायद जो सितंबर वाली तिमाही थी वो सबसे खराब थी। ये थोड़ी सी सुधरने की या स्टेबल होने की कोशिश करेगी। मेरा ये मानना है कि नतीजे सुधरेंगे तो मार्च के बाद से, मार्च तिमाही के जो नंबर्स आएंगे वो ही बेहतर होंगे, उससे पहले नहीं। मेरा ये अनुमान है कि निफ्टी की पहली छमाही की ईपीएस 550 के आसपास और दूसरी छमाही की ईपीएस 500 के आसपास, यानी कि पूरे साल भर की ईपीएस आपकी 1050 के आसपास होगी। आप 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब निफ्टी का आपका मल्टीपल 21-22 के मल्टीपल के आसपास रीजनेबल है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत महंगे कि घट ही जाएं एकदम कंपनियों की कमाई देखकर, ऐसा भी नहीं। इस बार क्या होगा, जो दिसंबर के नतीजे आएंगे ये अच्छे तो नहीं होंगे बहुत, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो दिसंबर और मार्च के नतीजे आपके लिए पूरा माहौल सेट कर देंगे कि अगले 6 महीनों में 9 महीनों में कितनी तेजी बननी है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए देखने लायक पॉइंट होगा। सर एक और हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ, क्या सुधार होगा वहाँ पे? होना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि सरकार कैपेक्स कितना बढ़ाती है, बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है अब तक जोर से कैपेक्स आ जाना चाहिए। जनवरी से मार्च में हम उम्मीद कर रहे हैं ये दिखेगा आपको इसी साल की शुरुआत में, और अगर होता है तो फिर अप्रैल 2025 से जीडीपी ग्रोथ बेहतर होती हुई आपको नज़र आ सकती है। तो आना तो चाहिए। ग्रोथ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एक क्वार्टर से हम पूरे साल का डिसाइड नहीं करेंगे, नो डाउट पिछले साल जितनी नहीं होगी, लेकिन अगर हम 6-6.5% की रेंज में आराम से अचीव कर सकते हो, उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। 7% प्लस के लिए चैलेंज है बस। अच्छा, लेकिन क्या एफआईआई इसको लेकर चिंता है, क्योंकि जिस तरह से वो भाग भाग के निकले हैं लिटरली कि भूत पीछे पड़ा है, क्या 2025 में घर वापसी होगी? घर तो उनका उधर है। हम तो परदेश है उनके लिए। लेकिन मन यही लगता है, अब तक तो यही लग रहा था। देश तो उनका कहीं और है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो ये कि एफआईज क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अगर थोड़े बहुत हम घटे हैं 2024 में तो उन्हीं की वजह से 2-3 कारण रहे हैं जिसकी वजह से एफआईज ने बेचा। पहले वो समझना जरूरी है। एक, उनको भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन थोड़े महंगे लग रहे थे, और महंगे लगने के पीछे ये कारण था कि जिस लेवल पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वैसी कंपनियों की कमाई शायद ना आए, और वैसा हुआ भी। एक्चुअली इस बार कंपनियों की कमाई धीमी पड़ेगी, ये हमारे से पहले एफआईज ने अंदाजा लगाया। मतलब वो क्रेडिट उनको देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा समझदार निकले। और दूसरी चीज़ का अंदाजा उन्होंने जो हमसे पहले लगाया वो रुपए की कमजोरी। तो 3 कारण ऐसे मिलकर आ गए, महंगे वैल्यूएशन, कमजोर नतीजे और रुपए की कमजोरी। ये तीनों मिलके जो है ना उन्होंने प्रेशर बनाया, और उसकी वजह से एफआईज ने बेचा। अब देखिए घटने के बाद भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन अब ठीक हो गए, वैल्यूएशन में समस्या नहीं है, न हमारे बाजार बहुत सस्ते न बहुत महंगे। रिजल्ट आपके एक तिमाही के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। रुपए की कमजोरी वैसे रुकनी चाहिए, कुछ लोग 86-87 बोल रहे हैं, तो अब हो सकता है 2-3% की और गिरावट हो जाए, बट अब कहीं ना कहीं रुकेगा। तो आई थिंक ये तीनों फैक्टर, इन सब के साथ में अब नया एलोकेशन जो आएगा, तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी, जिनके बेसिस पे 2025 में एफआईज का आप डिसाइड करेंगे कि एफआईज कितना पैसा भारत में लाने वाले। नंबर 1, तुरंत अभी जो आने वाला है 1 फरवरी को बजट। एफआईज फिस्कल डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, आपका वित्तीय अनुशासन क्या है। मतलब जो वित्त मंत्री जी कह रही हैं वित्तीय घाटे को लेकर वो कर रही कि नहीं। सो इस बार फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कैपेक्स कब करोगे, अगले बजट में, इस बजट में अगले साल के लिए कितना बढ़ाओगे, ये दूसरी चीज है। ये 2 बड़े, ये एफआईज के काम की चीजें हैं, हमारे भी हैं, लेकिन एफआईज उसको देख के डिसाइड करते हैं। करेक्ट। रिजल्ट्स इसी क्वार्टर में अच्छे आ जाएंगे या मार्च के बाद, और नहीं आए तो फिर ये माफ नहीं करेंगे। रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। अब आपकी जीडीपी ग्रोथ भी ढीली हो, रिजल्ट भी अच्छे ना हो तो क्यों खरीदें? सही बात। करेक्ट। तो रिजल्ट, और सबसे बड़ी चीज एक और, जो शॉर्ट टर्म एफआईज है, हॉट मनी वाले, चीन ने अगर बड़े सुधार कर दिए, कुछ ऐसा कर दिया, बड़ा स्टिमुलस कर दिया, होगा जाना होना जाना कुछ है नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन अगर बोल भी दिया तो थोड़ा पैसा निकल सकता है। तो ये 4 फैक्टर बहुत बड़े हैं जिनका आपका जवाब पहले 3 महीने में मिल जाएगा। सो ज़्यादातर आपकी जो अनिश्चितताएं वाली चीज़ें हैं ना इस मार्केट की, वो 3 महीने में सोल्व हो जाएगी, जनवरी से मार्च के पीछे। ओके, ठीक है। चलिए, विदेशी निवेशकों का तो आपने बता दिया, लेकिन सर हमारे घरेलू निवेशक, सर रिटेल निवेशक, फाइट क्या होगा? देखो, हमारे 2 तरह के इन्वेस्टर्स है बाजार में, रिटेल वाले। रिटेल में को भी मैं 2 कैटेगरी में, एक तो वो है जो कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं, करेक्ट, और दूसरा सीधा इक्विटी खरीदते हैं। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स फर्स्ट क्लास, अभी भी उनका बाजार पे पूरा भरोसा बरकरार है, ठीक है। वो कमजोरी में डटे हुए हैं, उल्टा उन्होंने एसआईपी बढ़ाया। अक्टूबर में सबसे ज्यादा जब एफआईज ने बेचा, मार्केट घटा, तो उनकी एसआईपी बढ़ के आई, और अभी भी 25,000 करोड़ हर महीने आ रही है, राइट।
2025 में भी मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना रुख बदलेंगे, वो पैसा लगाते रहेंगे। उनकी दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मार्केट में लंबे रहने से, डिसिप्लिन में रहने से पैसा बनता है, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले जो सीधे शेयर खरीदते हैं। समस्या इधर है, इनकी नज़र है बजट पे। अगर बजट के पहले, बजट के बाद तेजी आ गई तब तो इन्हें डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर समस्या है। क्योंकि देखो इनका सिस्टम कैसा है, एक शेयर खरीद लिया, वो 20% नीचे, 25%, 15% नीचे, ये नहीं बेचेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे, और जब तक वो नहीं बिकेगा दूसरा नहीं खरीदेंगे, है ना। इनको चर्निंग चाहिए। तो फंसी हुई पोजीशन से जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नया पैसा नहीं लगाएंगे। इनका पैसा अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में। आईपीओ में जरूर अलग सकती है, ठीक है, 15,000 की एप्लीकेशन डालने में क्या जाता है, वो वैसा करके पैसा वहाँ आ सकता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब तक चर्निंग नहीं होगी तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मैच्योर्ड है, पैसा लगाते रहेंगे। रिटेल वाले दूसरे हैं, ये सीजनल है, मूड माहौल के साथ आएंगे। सर आप अब कह रहे हैं कि आईपीओज में पैसा अगर इनका जाएगा तो क्या मार्केट में पैसे की कमी होगी? देखो वैसे तो इतना पैसा कभी हमारे मार्केट में पहले कभी रहा ही नहीं, हमेशा कमी हमारे अपने पैसे की तो रहती थी, राइट। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि हमें एफआईएस की बिकवाली से डर नहीं लगा। इस बार एफआईएस की बड़ी बिकवाली का डर है भी नहीं कि अब बहुत बड़ा बेचेंगे, राइट। ऐसे में घरेलू फंड हमारे काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और वो मुकाबला भी कर लेंगे। सो मुझे उस लिहाज से एफआईएस का मुकाबला करने के लिहाज से दिक्कत नहीं। दिक्कत दूसरी है ना, क्या? एक और रिटेल आएगा या नहीं, और दूसरी और जो बड़ी सप्लाई आ सकती है, प्रोमोटर को बेचना है, क्यूआईपी करना है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स को बेचना है, ब्लॉक डील्स होनी है। ये जो बड़ी सप्लाई आ रही है मार्केट में, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसकी सप्लाई करने के लिए रिटेल का एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया तो फिर समस्या है, अदरवाइज तो पैसे की कमी नहीं आएगी। ओके, फिर अगर पैसे की कमी नहीं है तो कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं? मैं इतने सेक्टर पे बुलिश हूँ कि आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। सर आप बताइए तो। बहुत सबसे पहली थीम जो हमने कहा भी है कि इस साल में मेरा क्रूड पर व्यू बहुत बेरिश है, और मुझे लगता है कि क्रूड के गिरने से जिन कंपनियों को फ़ायदा होगा, इस साल की थीम सबसे बड़ी वो बनेगी। ओके। और उसमें आपकी कोई तेल कंपनियाँ हो सकती हैं, HPPP आईसो टाइप, कोई पेंट कंपनियाँ हो सकती है, एशियन बर्जर वगैरह, जिनके मार्जिन्स ठीक हो सकते हैं, और भी जो भी क्रूड जिनका डेरिवेटिव है और क्रूड के दाम घटने से जिनको फ़ायदा होता है, उन कंपनियों पर फोकस कीजिए। नंबर 1 टेक्सटाइल टू रिटेल, ये दूसरी थीम है। बांग्लादेश का नुकसान हमारा फ़ायदा होगा, प्लस हमारे यहाँ प्रीमियम कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, एस्पिरेशन लेवल जो बढ़ रहा है, उसमें ये सारी नई और पुरानी कंपनियाँ ये अच्छा करेगी। ट्रेंड से लेकर बाजार स्टाइल से लेकर आपके विशाल मेगामार्ट से लेकर सियाराम से लेकर अरविंद से लेकर रेमंड, जो आपको समझ में आए, जो पसंद आए, ABFRL, इस तरह की कंपनियाँ ये अच्छा कर सकती है। तीसरा जो मेरा बार बार लगातार पिछले 3 साल का थीम है वो अभी भी रहेगा, क्योंकि ये थीम 1-2-3 साल की नहीं, ये डिकेड्स की है। कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सारे शेयर आप देखिए क्या गजब। BSE हमारा देखो 22 गुना हो गया 3-3.5 साल में, करेक्ट। कैम, CDSL, सब म्यूचुअल फंड सारे, आदित्य बिरला हमने रिकमेंड किया, आप देखिए निपॉन वगैरह, HDFC, कोई रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स देख लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां देख लीजिए, ब्रोकर्स देख लीजिए, ये सारे के सारे चलेंगे। इस स्पेस में अभी भी बड़ी तेजी है। फार्मा और IT, ये अमेरिका से जुड़े हुए 2 सेक्टर हैं। IT एक बार शायद थोड़ा सा झटका देगा, नीचे घटेगा। फार्मा 2 साल से आउट परफॉर्म कर रहा है, तीसरा साल भी करेगा, थोड़ा पैसा कम बनेगा लेकिन बनेगा, सेफ है, दर नीचे का कम है। आ भी गए स्टॉक नीचे तो वापस आपको बढ़कर दे देंगे। IT एक झटका अगर शायद दे तो उसमें आपको खरीदना है, क्योंकि देखा H1B वीज़ा वाली भी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी कम हो रही है। ये आपके लिए हो गए सारे सेक्टर, और बैंक तो ही है जहाँ कमाई अभी भी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत बढ़िया सेक्टर है। हाँ। जिन सेक्टर में थोड़ा बहुत पैसा बनेगा और सेलेक्टिवली बनेगा वो देख ली। न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनियाँ, प्लेटफॉर्म कंपनियाँ, जोमेटो टाइप, स्विगी टाइप की जो कंपनियाँ, पेटीएम है, पॉलिसी बाजार वगैरह, इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों में आपको चुनिंदा पैसा बनेगा। पावर अभी भी मजबूत रहेगा, डिमांड सॉलिड है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब से लेकर बजट तक और बाद में भी, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये वाले शेयर बढ़िया कमाल कर सकता है। टेलीकॉम में ठीक ठाक सा पैसा बनेगा, स्पेशली भारती में। रियल एस्टेट, प्रीमियम कंजम्पशन वाले रियल एस्टेट शेयर अभी भी थोड़ा पैसा बना कर देंगे। होटल और टूरिज्म, ये थीम हॉट रहेगी इस साल भी। कौन से सेक्टर जिन्हें अवॉइड करना है? जो बहुत महंगी शेयर है, मतलब क्या है कि अनाप शनाप P मल्टीपल पर जो स्टॉक ट्रेड करें 60, 70, 80 वाले, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। और मेटल शेयरों में दिक्कत हो सकती है। अगर चीन में रिकवरी आ गई तब तो ठीक, चीन में अगर रिकवरी नहीं है तो मेटल नहीं चलेंगे। ये दूसरा। ओके, और सर निफ्टी की लेवल और रेंज कौन सी है जहाँ ध्यान देना है? ये सबसे मुश्किल काम है। ओके, तो नीचे का तो साफ दिखता है कहाँ सपोर्ट है, 21,250 से 22,000।
अच्छा। ये रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है, 3% की रेंज है, और ये आसानी से मुझे नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से टूटनी चाहिए 2025 में। ऊपर की तरफ 26,250 के आसपास का 277 का हमने हाई बनाया, तो 26 से 27,000 की रेंज है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। इसके बियॉन्ड की अभी तेजी में नहीं देख रहा, अनलेस की ग्रोथ बहुत जोर से आ जाए। सो अभी इस रेंज पे आपको फोकस करना है निफ्टी पे पूरे साल भर के लिए। अच्छा, तो सर अब ये बताइए इस साल इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या हो? देखो, स्ट्रेटेजी में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पहले तो ये कि कच्चा तेल $55-60 तक आएगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ट्रम्प साहब कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल। ओके, और कच्चा तेल नीचे आएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर कैटलिस्ट 2025 में ये होगा, महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा। हाँ। पहला कट फरवरी में आ सकता है और पूरे साल भर में 2 कट आपको मिल सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन 2025 का साल आप कमाने के बजाय पैसा लगाने के लिहाज से ज़्यादा देखिए। पैसा बन जाए बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप ये सोचो कि मुझे 2025 में मौके देगा मुझे पैसे लगाने हैं, स्पेशली पहले 6 महीनों में। पहले 6 महीने थोड़े चैलेंजिंग रह सकते हैं, ढीले रह सकते हैं, स्पेशली पहले 3 महीने में आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, और ऐसे में आपको पैसा लगाना है। और अगर जैसे 2024 में शुरुआत में अच्छी तेजी बनी, बाद में हम ढीले हुए, इसमें शुरुआत में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका आगे का 6 महीना, आगे के 9 महीने बहुत बढ़िया रहेंगे, वहाँ पर तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। एक और बढ़िया चीज़ है, रूरल डिमांड बेहतर होगी, ग्रामीण में। क्योंकि देखो ये जो पैसे जा रहे हैं ना, लाडली बहना, ये सब 2000 रूरल कंजम्पशन आएगा आगे पीछे, थोड़े दिनों बाद दिखेगा। शुरुआत में तो क्या, जो आपके पुराने पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो बचना शुरू होता है ना, वो कंजम्पशन में आएगा, इसका असर दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी पैसे अच्छे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से लार्ज कैप थोड़े बेहतर है। अगर आपको रिस्क कम चाहिए अनसर्टेनिटी में, तो वो बेहतर है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा काम करेगी 2025 में स्पेशली। अब कितना पैसा बन सकता है? अगर देखिए पूरे मार्केट में और 15% बन जाए, ओके, खुश हो जाइए। 23,500 की निफ्टी से 15% बहुत हो गया, ठीक है। हैप्पी। और अगर कोई आपका स्टॉक 25% बना दे, तो आप समझिए आप जीनियस है। इतनी आप रखिए, 15% सालाना CAGR कम नहीं होता। वेरी गुड। और इस मार्केट में अगर आप निफ्टी या ओवरऑल मार्केट से 10% आउट परफॉर्म करते हैं, तो खुश हो जाइए कि आप अच्छे इन्वेस्टर हैं। ग्रोथ और वैल्यूएशन, इन दोनों के बीच में कश्मकश जो चलेगी, उसमें GARP, गार्प जिसको बोलते हैं, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ओके। किसी भी भाव में कोई भी शेयर नहीं खरीदना है, ग्रोथ वाला शेयर लेना है, लेकिन अच्छे भाव में, और अच्छे भाव में मार्केट मौका देगा। अगर आप गलत भाव में इन्वेस्टेड हो जाएंगे तो आप खाली भाव का इंतजार करते रहेंगे। पैनिक में आप वैल्यूएशन ग्रोथ वाले शेयर खरीदेंगे तो बहुत पैसा होगा। एक चीज़ जो नहीं करनी है 2025 में, कि कोई कंपनी खराब है और ये सोचे कि ये अच्छी हो जाएगी, ये सोच के अगर निवेश करें, अनलेस कि आपको बहुत विजिबल और पक्के साइन दिख रहे हैं, तब तो अलग बात है। बट अदरवाइज सिर्फ ये कि बहुत खराब है, अब इससे ज़्यादा खराब क्या होगा, उस हिसाब से न खरीदें, ये ध्यान में रखिए। और अगर खरीदें तो वो सोच समझ के, उसका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये तो स्ट्रैटेजी हो गई निवेशकों के लिए, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण इस साल का निवेश मंत्र? एक ही मंत्र है निवेश का, ये गोट गोट के पी जाइए, आपके काम आएगा। पहली चीज, 2025 में पैसा बनेगा, जरूर बनेगा। ओके। बनेगा और जरूर बनेगा। सिर्फ 3 कंडीशन आपने सोच ली, तो आप तन और मन से एकदम प्रसन्न रहेंगे, और धन से भी नंबर 1। पैसा बनेगा लेकिन थोड़ा कम, ओके। पहले के मुकाबले में कम बनेगा। पहले 2-3 साल जो बने हैं उतना अनाप शनाप नहीं बनेगा, थोड़ा कम। ठीक है। दूसरा, बनेगा थोड़ा धीरे धीरे। पिछले साल 2023 में सुबह खरीदो दोपहर में बढ़ जाता था, आज खरीदो कल, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते, अब वो नहीं, सेकना पड़ेगा, धीमे धीमे बनेगा। और तीसरा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से बनेगा। पहले कैसा था, कुछ भी ले लिया, किसी ने बोल दिया ये ले लो, अच्छा इस सेक्टर में ये वाला स्टॉक चला है तो अब ये भी चलेगा, वो लॉजिकल ट्रेड बन जाते थे, आराम से चल जाते थे। अब वैसा नहीं, अब आपको हर एक स्टॉक के बारे में, हर एक सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर में पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मेहनत करके पैसा बनाना पड़ेगा। नतीजे ठीक होने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूएशन ठीक होनी चाहिए, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो सोच लो, पैसा कम बनेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी और धीरे धीरे बनेगा। अगर आप मेंटली इस पे इस तरह से तैयार हैं, तो 2025 आपके लिए 2024 से भी बेहतर साबित हो सकता है। वाह, तो आप अपनी माइंड फ्रेम ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो 2025 ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप वही 2023 और 2024 के हिसाब से 25 में भी जाना चाहते हैं, तो निराश हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन लो, ज़्यादा मेहनत, पेशेंस ज़्यादा, इन तीनों का रिजल्ट ज़्यादा पैसे में आएगा।
चलिए, तो 2025 रहने वाला है रियलिस्टिक, पेशेंस और हार्डवर्क वाला साल, लेकिन पैसा तो जरूर बनेगा। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो आउटलुक 2025 में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए, देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।